जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्स एआई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, केंद्रीय बजट 2026-27। ये आप समझ लीजिए कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी विषयों में से एक है। इस बार के बजट का नाम है यंत्र मानव, भारत का भविष्य, द ब्लूप्रिंट ऑफ द नेशन। और हम इसके हर एक पहलू को, हर एक डिटेल को अच्छे से समझेंगे। बजट का परिचय। तो देखिए, बजट पेश करने की तारीख है 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसे पेश किया। और एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इससे ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर कोई और नहीं हो सकता। इस साल का जो टोटल बजट है उसका साइज देखिए, 53,47,315 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और ये पूरा बजट, ये समझिए कि 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर है प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उन्हें पूरा करना। और तीसरा, जो सरकार का मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पूरा बजट तैयार किया गया है। ठीक है, तो बजट की बड़ी बड़ी बातें तो हमने समझ ली। अब आते हैं असली खेल पर, पैसों के हिसाब किताब पर। हमारा दूसरा सेक्शन है आय, व्यय और घाटा। ये स्लाइड बिल्कुल एक तराजू की तरह है। देखिए, एक पलड़े पर है सरकार की कुल आमदनी, यानी टोटल रिसीट्स, जो हैं 53,47,315 करोड़ रुपए। इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह की रिसीट शामिल हैं। और दूसरे पलड़े पर है सरकार का कुल खर्च, यानी टोटल एक्सपेंडिचर, और वो भी बिल्कुल बराबर है। इसमें भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के खर्चे हैं। अब जरा घाटों पर नजर डालते हैं, जो इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज की तरह होते हैं। सबसे बड़ा है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा, 16,95,768 करोड़ रुपए। इसके बाद आता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट और सबसे आखिर में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और हाँ, एग्जाम के लिए इनका घटता हुआ क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा राजकोषीय, फिर राजस्व, फिर प्राथमिक और फिर प्रभावी राजस्व। तो सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है? अगर हम सरकार की कमाई को 1 रुपया मान लें तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा, यानी 24 पैसे, उधार और दूसरी देनदारियों से आ रहा है। मतलब सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके बाद जो बड़ा सोर्स है वो है इनकम टैक्स, जिससे 21 पैसे आते हैं। और फिर जीएसटी और दूसरे टैक्स से 15 पैसे। बाकी सोर्सेज भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब देखते हैं कि ये रुपया जाता कहाँ है। हर 1 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे 22 पैसे, राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर चला जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है ब्याज चुकाने का। जो हमने कर्ज लिया है उसका ब्याज, इसमें 20 पैसे जाते हैं। फिर बाकी पैसा सेंट्रल स्कीम्स, डिफेंस और दूसरे ज़रूरी कामों में खर्च होता है। तो अब तक हमने देख लिया कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। अब ये समझते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग मंत्रालयों को कितना कितना पैसा मिला है। हमारा तीसरा सेक्शन है की सेक्टोरल एलोकेशंस, यानी प्रमुख क्षेत्रीय आवंटन। इस चार्ट को देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि किस मंत्रालय को कितना बजट मिला। और जैसा कि हर बार होता है, सबसे ज्यादा पैसा मिला है रक्षा मंत्रालय को, 7,84,678 करोड़ रुपए। यह दिखाता है कि देश की सुरक्षा सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी है। इसके बाद नंबर आता है गृह मंत्रालय, कृषि और फिर शिक्षा मंत्रालय का। चलिए अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। इसके लिए कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इस बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, भारत विस्तार नाम का एक एआई टूल। ये किसानों की मदद के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ पानी बचाने के लिए अमृत सरोवर योजना और हमारे देश के काजू और कोको को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने पर भी जोर दिया गया है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर पर, जो आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स का ग्लोबल हब बनाने का एक बड़ा सपना है और इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एक एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शी मार्ट्स की स्थापना की जाएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस बार बड़ा फोकस है। 2 बहुत ही स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं। पहला है रेयर अर्थ कॉरिडोर। ये केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेगा। इसका मकसद है हमें रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। और दूसरा है शिप रिपेयर इकोसिस्टम, जो वाराणसी और पटना में इनलैंड वाटरवेज को एक नई जान देगा। टूरिज्म सेक्टर को भी एक बड़ा पुश मिला है। एक तो कल्चरल साइट्स की सारी जानकारी के लिए एक डिजिटल ग्रिड बनेगा। धौलावीरा और सारनाथ जैसी 15 खास जगहों को डेवलप किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट सर्किट को बढ़ावा दिया जाएगा और पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 4000 नई बसें चलाई जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं, इको टूरिज्म पर भी ध्यान दिया गया है। 3 नए इको टूरिज्म ट्रेल्स बनाए जा रहे हैं। पहला है माउंटेन ट्रेल, जो हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए है। दूसरा कोस्टल ट्रेल, जो केरल और ओडिशा के सुंदर समुद्री किनारों के लिए है। और तीसरा है पक्षी विहार, जो पुलकट झील में बर्ड वॉचेस के लिए एक बेहतरीन जगह बनेगी। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। ये आता है अनुच्छेद 112 के तहत। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पता है क्या? संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख ही नहीं है। जी हाँ, इसका आधिकारिक नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए तो समझिए गोल्डन पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। चलते हैं बजट के मुख्य ढांचे पर। इस साल का बजट 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है जो हमें सरकार की दिशा और प्राथमिकताएं बताते हैं। तो ये हैं वो 4 प्रमुख स्तंभ, और इसका उपशीर्षक देखिए, बेसिक वेलफेयर से एडवांस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग की ओर संक्रमण। ये एक लाइन पूरे बजट का सार बता देती है। पहला स्तंभ है शिक्षा और युवा, जिसके लिए 1.39 लाख करोड़ आवंटित हैं। दूसरा है स्वास्थ्य, जिसके लिए 1.06 लाख करोड़ का आवंटन है। तीसरा स्तंभ है अवसंरचना, जिसमें हाई स्पीड रेल और मेगा पार्क पर खास ध्यान है। और चौथा स्तंभ है कल्याण और क्षेत्रीय फोकस, जिसमें वीबीजी रामजी नाम की एक नई योजना और विशेष रूप से बिहार पर जोर दिया गया है। आइए पहले स्तंभ यानी शिक्षा क्षेत्र को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कुल आवंटन जैसा हमने देखा 1.39 लाख करोड़ रुपए हैं, जो पिछले साल से 8.27% ज्यादा है। अब इस विस्तार के तहत 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास बनाया जाएगा। दूसरा, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स का विस्तार होगा। इसके लिए 3200 करोड़ रुपए रखे गए हैं और अगले 5 सालों में 50,000 नई लैब्स बनाने का लक्ष्य है। और तीसरा, खगोल विज्ञान में रुचि जगाने के लिए देश में 4 नए टेलीस्कोप सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के लिए एक और बहुत ही रोमांचक घोषणा ऑरेंज इकोनॉमी से जुड़ी है। अब ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ये दरअसल क्रिएटिव इकोनॉमी है, जिसमें क्रिएटिविटी, संस्कृति, कला, डिजाइन, डिजिटल कंटेंट, ये सब कुछ आ जाता है। सरकार इसे 4 चरणों में बढ़ावा दे रही है। पहला, AVGC सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। इसे सनराइज इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। दूसरा कदम है इसका कार्यान्वयन। देश के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। तीसरा, तकनीकी सहायता के लिए मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक को चुना गया है। और चौथा, इसके विस्तार के लिए पूर्वी भारत में एक नए डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, स्वास्थ्य अवसंरचना। इसके लिए कुल 1.06 लाख करोड़ रुपए का बजटी आवंटन है। इसके 4 मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। पहला है आपातकालीन और ट्रॉमा केयर, जिसके तहत हर जिले में एक सेंटर खोला जाएगा। दूसरा, और ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है। तीसरा है आयुर्वेद को बढ़ावा देना, जिसके लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित होंगे। और चौथा, स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करना, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ही सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर भी विशेष जोर है। बायोफार्मा शक्ति मिशन के तहत अगले 5 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसका लक्ष्य है भारत को एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना, ताकि कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों का सस्ता इलाज मिल सके। इसके अलावा राज्यों को 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने में भी मदद दी जाएगी।
खासतौर पर रांची और तेजपुर के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों यानी निम्हांस को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये नाम याद रखिएगा, रांची और तेजपुर। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे स्तंभ पर, अवसंरचना, जिसका फोकस है हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक नेटवर्क। एक बड़ी घोषणा है बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक विशेष फ्रेट कॉरिडोर बनाने की, और इसके साथ ही देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। अब संरचना के साथ साथ वस्त्र उद्योग और राज्यों को अनुदान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें 4 मुख्य घोषणाएं हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के जरिए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा, और समर्थ 2.0 के तहत वस्त्र कौशल का एक इकोसिस्टम बनेगा। राष्ट्रीय फाइबर योजना का लक्ष्य है देश को प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर में आत्मनिर्भर बनाना, जिसके लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के हिसाब से राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, और शहरी विकास के लिए प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों के पास 5 नए सैटेलाइट शहर भी बनाए जाएंगे। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर, कल्याणकारी योजनाएं, जहां एक बड़ा नीतिगत बदलाव दिख रहा है। मनरेगा का आवंटन जहां 30,000 करोड़ रुपए है, वहीं एक नई योजना VBJ रामजी का आवंटन है 95,692 करोड़ रुपए। एक बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन यहां एक बात पर गौर करना जरूरी है। जब तक VBG रामजी योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक मनरेगा जारी रहेगी। इसके अलावा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जा रहा है। अभी इससे 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं और 2027 तक इस लक्ष्य को 3 करोड़ तक पहुंचाना है। अच्छा, तो ये था मैक्रो लेवल विश्लेषण। अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के माइक्रो लेवल पर, जो BPSC उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर जरूरी है। चलिए देखते हैं कि इस बजट का बिहार पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव है हाई स्पीड कॉरिडोर का। जो सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है, उससे बिहार को सीधा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इस पर 5 प्रमुख स्टेशन बिहार में बनाए जाएंगे। ये स्टेशन हैं बक्सर, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज। यह बिहार की कनेक्टिविटी के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है अंतर्देशीय जलमार्गों के क्षेत्र में। पटना के दीघा में जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। पहले से विकसित नेशनल वाटरवे 1 यानी गंगा के अलावा 6 नए जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। NW37 गंडक, NW58 कोसी, NW40 घाघरा, NW54 कर्मनाशा, NW81 पुनपुन और NW94 सोन। इन 7 जलमार्गों की बिहार में कुल लंबाई होगी 1187 किलोमीटर। ये डेटा भी महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रभाव है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। ये पिरामिड इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, आधार में है स्वयं सहायता समूह, बीच में शी मार्ट्स खोलने का ऐलान और शीर्ष पर हैं लखपति दीदी। इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार में जीविका दीदियों को मिल सकता है, क्योंकि वहां जीविका समूह बहुत मजबूत हैं, और ये तथ्य इस बात की पुष्टि करता है। बिहार में पहले से ही 31 लाख से अधिक जीविका दीदी लखपति हैं। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग टाइप के सवाल काफी आते हैं। आइए एक संभावित सवाल का अभ्यास करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक, ये कहां है? सही जवाब मुंबई। नया डिजाइन इंस्टीट्यूट, ये बनेगा पूर्वी भारत में। निम्हांस उत्कृष्टता केंद्र, ये हैं रांची और तेजपुर में। शिप रिपेयर इकोसिस्टम, ये विकसित होगा दीघा पटना में। और स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर, ये जाएगा दानकुनी से सूरत तक। बिल्कुल सही। अब एक कॉन्सेप्ट आधारित MCQ देखते हैं, बिल्कुल UPSC पैटर्न पर। सवाल है, कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। पहला कथन, VBG रामजी योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा कथन, VBG रामजी के लागू होते ही मनरेगा को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D ना तो 1 ना ही 2। थोड़ा सोचिए इस पर, क्या लगता है? सही उत्तर है A केवल 1। क्यों? क्योंकि जैसा हमने चर्चा की थी, दूसरा कथन गलत है। मनरेगा तब तक जारी रहेगा जब तक VBG रामजी
पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती। अब मेंस के दृष्टिकोण से देखते हैं। एक सवाल कुछ इस तरह बन सकता है, 2026-27 का बजट ऑरेंज इकोनॉमी और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा देता है? एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आप इन बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। जब आप टेक और युवा की बात करें तो एवीजीसी को सनराइज उद्योग का दर्जा देना, 15,000 स्कूलों में लैब स्थापित करना और जनसांख्यिकी लाभांश के उपयोग का उल्लेख जरूर करें। और जब आप महिला और अर्थव्यवस्था पर आएं तो शी मार्ट्स और लखपति दीदी योजना को बिहार के सफल जीविका मॉडल से जोड़कर ये तर्क दें कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी। चलिए अब आखिर में इस सारी जानकारी को याद रखने के लिए कुछ त्वरित रिवीजन और मेमोरी ट्रिक्स पर नजर डालते हैं। तो तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर डेटा डैश के लिए। जल्दी से मुख्य आंकड़े रिवाइज करते हैं। शिक्षा आवंटन 1.39 लाख करोड़, स्वास्थ्य आवंटन 1.06 लाख करोड़, वीबीजी रामजी आवंटन 95,692 करोड़। बिहार में 7 जलमार्गों की कुल लंबाई 1187 किलोमीटर। अगले 5 वर्षों में अटल टिंकरिंग लैब्स का लक्ष्य 50,000 और 2027 तक लखपति दीदी का लक्ष्य 3 करोड़। बहुत बढ़िया, ये आंकड़े आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। और ये रही बिहार के लिए एक बहुत ही काम की मेमोरी ट्रिक। बिहार के 5 हाई स्पीड रेल स्टेशनों को याद रखने के लिए निमोनिक है BBPKK, मतलब बक्सर, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज। और एक जरूरी एग्जाम टिप, याद रखिएगा कि सिलीगुड़ी वाराणसी कॉरिडोर पर बिहार में इन स्टेशनों का क्रम पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट की ओर है। तो दोस्तों, ये था केंद्रीय बजट 2026-27 का हमारा विस्तृत विश्लेषण। जैसा कि यहाँ लिखा है, सफलता की कुंजी निरंतरता में है। इस बजट में दिए गए आंकड़ों और योजनाओं को अपनी तैयारी का एक मजबूत आधार बनाएं और हाँ, लगातार रिवीजन करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।